कभी नेम प्लेट तो कभी पर्दा। हिंदू मुस्लिम मुद्दों की मानो देश में बाढ़ सी आ गई है। ताजा विवाद पश्चिम बंगाल का है। विष्णुपुर से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने बंगाल में हर दिन हो रही रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। सौमित्र ने संसद में कहा है कि बंगाल में रोजाना 5 से 10 हजार रोहिंग्या आ रहे हैं। ये देश के लिए खतरा है। उनका कहना है कि बंगाल के हिंदुओं का हाल वो होगा जो कश्मीर में 1990 में देखा गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक्स पोस्ट करते हुए ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उन्हें बंगाल खाली करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही सदन में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा सदन के भीतर उठाया था। असम के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में एक बयान में कहा था कि असम में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अगर ऐसा रहा तो एक दिन असम भी मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। आज की अड़ी इसी मुद्दे पर बंगाल की कश्मीर फाइल्स हकीकत है या सियासत है। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको सौमित्र खान का सदन में दिया हुआ वो बयान सुनवाते हैं जिस पर हंगामा मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में हर दिन पर डे 5,000 से 10,000 रोहिंग्या पर डे आ रहा है और आने के बाद पूरा भारत में सप्लाई हो रहा है। ये देश का खतरा है। पश्चिम बंगाल का सीएम पूरा देश को खत्म कर देंगे। वो पे फिरा था कि मिनिस्टर बोल रहे हिंदू सब काफिर है, हम लोग काफिर है। वो पे बोल रहे जो हिंदू है सबको बाहर कर देंगे, तो हम लोग कहां जाएंगे? आज 1990 याद करिए कश्मीर में जैसे हुआ था, आज पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है। इसके लिए हम सबको विनती करेंगे। तो आपने सुना सौमित्र खान ने क्या कहा। सौमित्र खान ने इस तरह का बयान क्यों दिया, इसकी एक कड़ी ममता बनर्जी के एक बयान से भी जुड़ती है। सुनिए ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कहा कि सियासी घमासान मच गया। আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। बंगाल के मुख्यमंत्री सीए एनआरसी का विरोध करती रही है। ऊपर से बांग्लादेश के आश्रितों की मदद की बात वो कर रही थी, ये आपने सुना। लेकिन असम के मुख्यमंत्री उनके राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। क्या उन्होंने कहा ये भी सुन लीजिए। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। तो आइए सौमित्र खान जिन्होंने ये पूरा बयान दिया जिसके बाद से सियासी उबाल उठने लगा है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के सांसद, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। सौमित्र जी, जो बात आपने कही है, जो दावा आपने किया है, वो बहुत बड़ा दावा है, छोटा मोटा दावा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इस दावे का आधार क्या है, क्योंकि आपने बोला है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जैसी हालत 1990 के दौर में हुई थी वैसी ही हालत बंगाल में हिंदुओं की हो जाएगी, क्योंकि हर रोज 5 से 10 हजार रोहिंग्या जो है वो देश में दाखिल हो रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। मैं आपको आत्मविश्वास से कह रहा हूं, जैसे पश्चिम बंगाल में कश्मीर जैसे घटना और 10 साल में घट जाएगा। क्योंकि अभी संदेशखाली का आपको सुना है, वहां पे एक गांव हिंदू को वहां से हटा दे रहा है। फिर न्यू टाउन में, कोलकाता न्यू टाउन में एक जैसे आपका एक एरिया है, वहां पे रोहिंग्या आ रहा है सुंदरबन होके, उसके बाद वहां पे स्टे कर रहा है 1 महीना, वहां से फिर सप्लाई हो रहा है मेरा झाड़ग्राम, हावड़ा और दूसरा स्टेट्स को। ये पूरा सिस्टम इतना अच्छा बना दिया पश्चिम बंगाल का कुछ आईपीएस और ममता बनर्जी इतने अच्छे बना दिया। हर रोज आपको जो वीसा बन के भी आ रहा है, वीसा बन जा रहा है हर रोज, फिर वो लोग वापस नहीं जा रहे हैं, फिर वो लोग जा रहे हैं रोहिंग्या एरिया में। वहां पे 1,000 2000 करके एक जगह में रखा है,
साउथ 24 परगना, बसीरहाट, संदेशखाली, डायमंड हार्बर, ये बहुत सारे एरिया है जहां पे स्ट्राइक हो रहा है। स्ट्राइक होने के बाद वहां से 2 महीने के अंदर आधार कार्ड बन रहे हैं। आधार कार्ड बनने के बाद आप वो देश के हर जगह में भेज रहे हैं। पूरा देश को खतरा है। हम लोग अगले 10 साल में हो जाएंगे, पूरा देश खतरे में हो जाएंगे। आपको एक अच्छा, 2-3 चीजों पे मैं क्लैरिटी चाहूंगी। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए कई सवाल आपसे मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजों पे क्लैरिटी। आपने कहा मैं आत्मविश्वास से ये बात कह रहा हूं, लेकिन आत्मविश्वास ही तो आधार नहीं हो सकता ना। ये जो आंकड़े आपने जिसका जिक्र किया वो भी सदन के भीतर, इसका कोई आधार या औपचारिक आंकड़े हैं या ऑफिशियल डेटा है? आपका प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, प्रमाण के साथ। आप मेरे साथ जाइएगा तो घुरनी बोल के एक एरिया है न्यू टाउन का, वो साउथ 24 परगना, वहां पे जितने रोहिंगा आ रहे हैं, रोहिंगा होके स्ट्राइक हो रहा है। हम लोग बंगाल पे वीडियो चल रहा है। हमारा झाड़ग्राम में कोई भी रोहिंगा नहीं था, हमारा झाड़ग्राम में भी रोहिंगा पूछ हो रहा है। आपका वीडियो, आपका पब्लिक जो आ रहा है उसका वीडियो हम भी दिखा सकते हैं आपको। आप ऐसे करेंगे तो आप हमको टाइम दीजिएगा तो आपका ऐसे आपको वीडियो भी हम दिखा सकते हैं। आप जैसे वीडियो आ रहा है, उसको पूछ रहे ये आपका कहाँ खा रहा है, बोल रहे बांग्लादेश। बोला आप कैसे इंडियन हो गया? बोले 2 महीने में आ गया, 6000 ले रहा है। उसके बाद हम लोग को बोल रहे टीएमसी के साथ वोट दे दो, हम लोग पूरा आपको रहने के लिए दे देंगे। पूरा आ रहा है यहाँ से। ठीक है, आप कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि ये इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है तो ये तो केंद्र सरकार के स्तर पर भी फेलियर माना जाएगा ना, कि अगर बॉर्डर पार से घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्या मुसलमान इस तरफ आ रहे हैं, तो ये फेलियर केवल राज्य सरकार का तो हो नहीं सकता। ममता बंदोपाध्याय सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग करने के लिए अभी 71 पोजीशन जायगा नहीं दिया। 71 पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करने भी, बॉर्डर लाइन में राष्ट्रपति शासन करने भी करना चाहिए। 355 लागू करके भी करना चाहिए, नहीं तो पूरा देश को खतरा बनेगा। सुनिए, ये सुंदरबन एरिया है, बहुत सारे नौद है, नदी है, उसमें आ रहा है। आने के बाद वो हर जगह में जैसे स्टॉक यार्ड होता है ना, कोई सामान रखने के लिए, वो भी रोहिंगा रखने के लिए स्टॉक यार्ड हो रहा है। उस स्टॉक यार्ड से आधार कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, उसके बाद भेज रहे हैं। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप आधार कार्ड से लिंक कितना हुआ है पश्चिम बंगाल में, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और बॉर्डर एरिया में, ये आपको देखने से पता चलेगा। इसको सबको देखना चाहिए, पूरा देश के लिए देखना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं आपके पास जगह जगह से वीडियोस आ रहे हैं, प्रूफ आपको मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये आधिकारिक तौर पर मैं आपको बता रही हूं, पिछले साल नवंबर में ही गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा ये बात कही थी कि देश के प्रधानमंत्री को इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि रोहिंग्याओं की एंट्री देश में बंद हुई है और देश सिक्योर हुआ है। तो सच कौन बोल रहा है सौमित्र जी? नहीं, पहले तो बंद हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी खुद अपना दायित्व लेके आ रहा है, तो पुलिस उसको मदद करे पूरा। तो इसको कौन रुकेगा? इसको रुकने के लिए सिर्फ उपद्रुत इलाका घोषित करके, जो बॉर्डर एरिया है वो घोषित करके करना होगा। नहीं तो आपको बोल रहा हूं, सुनिए, कुछ दिन बंद हुआ था, उसके बाद फिर आपका झाड़ग्राम में जो जहां पे जंगल मॉल, वहां पे कोई रोहिंगा ही नहीं था, अब 1000 का रोहिंगा का एरिया हो गया। हर जगह मैं आपको बोल रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में घुसा रहा है, मेरा एरिया में भी घुसा है, हर जगह घुसा है, हर संसद एरिया में घुसा रहा है। अब फिर वो बात नहीं है, वहां पे आधार कार्ड और राशन कार्ड बना के महाराष्ट्र भेज रहा है, दिल्ली भेज रहा है, फिर उनके बाद आपका कर्नाटक भेज रहा है, हर जगह भेज रहा है, आसाम में भेज रहा है। सबको देखना चाहिए। ठीक है, 2019 में जिस एनआरसी का आप लोग बहुत जोर शोर से जिक्र कर रहे थे, 2024 के आपके संकल्प पत्र में उसको उतनी तरजीह आप लोगों ने दी नहीं। एनआरसी तो आपके हिसाब से फिर होना चाहिए ना, क्योंकि अगर इस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं तो। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है, जो सीएम है, वो खुद चाहेंगे तो क्या करेंगे? वो खुद आपको ट्रेन तोड़ दिया, लाइन को उखाड़ दिया, पूरा पब्लिक को डेमोक्रेसी खत्म कर दिया, तो उसलिए क्या करेंगे? इसलिए मैं 355 तो मांग करेंगे, जो बॉर्डर एरिया कम से कम वो एरिया में करना चाहिए। ये सुनिए, मैं सही बात बोल रहा हूं आपको, जो है एनआरसी भी होना चाहिए, सीए भी होना चाहिए, नहीं तो पूरा देश खतरा में बन जाए। पूरा देश, हम लोग 10 साल में बनेंगे, आप लोग 20 साल के बाद बनेंगे। लेकिन ऐसे बातें करके, ऐसे दावे करके आप लोग डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप आप पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगाती हैं कि आप लोग डिवीजन करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में।
मैं बोल रहा हूँ रोहिंग्या के बाद में बोल रहा हूँ, मैं बांग्लादेशी मुस्लिम हम म्यांमार का रोहिंग्या क्यों लेंगे भाई? जो इंडिया है वो इंडियन है, लेकिन जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, म्यांमार रोहिंग्या, हम लोग क्यों उसका दायित्व ले तो लेंगे? इसके लिए तो जरूरी है ना कि एनआरसी लाया जाए सौमित्र जी, जगह देने के लिए इसके लिए तो जरूरी है कि एनआरसी लाया जाए। हाँ जी 100%। मैं तो बोलेंगे एनआरसी होना चाहिए, देश नहीं तो देश खतरे में है। ठीक है, आज असम के सीएम बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे, मांग करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए सौमित्र जी। तो टीवी9 से बोले बीजेपी के सांसद सौमित्र खां, 10 साल में कश्मीर जैसी घटना बंगाल में होगी। बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बन रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल वो बता रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल में कई ऐसे आईपीएस हैं जिन्होंने इसमें उनका साथ दिया है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है सौमित्र खां की तरफ से। तो बंगाल में रोहिंग्या लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता बीजेपी की, हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा प्रोफेसर संगीत रागी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश कुरैशी, नेता एआईएमआईएम के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भास्कर सिंह रॉय, टीएमसी के समर्थक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भास्कर सिन्हा रॉय, माफ कीजिएगा, और इस सबसे पहले राधिका मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। आप ही के सांसद इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, जो इस ओर भी इशारा कर रहा है कि फिर सेंट्रल का फेलियर भी है यहाँ पर। अगर इतने बड़े स्तर पर रोहिंग्या यहाँ पर हमारे देश में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कर रहे हैं, तो कमी सेंट्रल लेवल पर भी है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पहले भी पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदली है, और अब रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध एंट्री की वजह से बंगाल राज्य का इस्लामीकरण की ओर जा रहा है। वो हम सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसमें ना कोई बात ऐसी है कि आप नहीं जानते या हम नहीं जानते या देश में सबको पता चल रहा है। बंगाल की जो सीमावर्ती के 8 जिले हैं, वहां पे जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, और वो किन लोगों की वजह से बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि आबादी यहाँ पे रहने वाले लोगों की वजह से बढ़ रही है, वो रोहिंग्या जो वहां से आ रहे हैं और सारे अवैध लोग हैं। और हम ये भी जानते हैं, जैसे अभी हमारे सांसद साहब ने बताया, किस तरीके से वहां पे फेक कार्ड्स बनते हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, ये सबके सामने है। कुछ समय पहले हमने ये भी देखा था कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वृंदावन में भी एटीएस ने और पुलिस ने वहां पे मिलके एक पूरा कैंप बस गया था रोहिंग्याओं का, और किस तरीके से ये हो रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है, और सिर्फ इसीलिए ताकि वोट बैंक की राजनीति करी जाए। और हमने इस बार चुनाव में भी देख लिया कि किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करके इंडी गठबंधन ने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किस तरीके से उन्होंने देश को बांटने की कोशिश करी है। उनको कोई मतलब नहीं है कि सारा समाज से लेकर, उनको हिंदू, सिख, ईसाई सबसे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ खास एक ही वर्ग से मतलब है, जो बहुत गलत है। और वो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी सुन चुके हैं कि सिर्फ हमारी जो पहला हक है सारी चीजों के ऊपर, किसका है, वो मुसलमानों का है। तो ये तो हम लगातार जानते हैं कि कांग्रेस और उनके साथियों का क्या एजेंडा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जी घुसपैठियों वाली नीति अपना रही है और उस तरीके पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर रही है। एक तरफ वो पश्चिम बंगाल की प्रगति के आड़े आती है, पश्चिम बंगाल में कंपनियां नहीं आने देती, वहां पे प्रोग्रेस नहीं होने देती, लोगों को पीट के रखती है, उनकी पुलिस गुंडागर्दी करती है, उनके नेता गुंडागर्दी करते हैं, और अब वोट के लिए वो प्रदेश को सिर्फ एक समुदाय से, एक धर्म के लोगों से वोट बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो सारी वोट उनको मिलेगी, तो फेक आईडी कार्ड पश्चिम बंगाल की जितनी जनता है उनके मैंडेट पर भी तो आप लोग इस तरीके से सवाल उठा दे रहे हैं ना, कि मतलब उनको सिर्फ उसी तबके का वोट मिल रहा है जिसको आप इन्फिल्ट्रेटर्स बता रही हैं, और कोई उनको वोट ही नहीं दे रहा है, और ये पॉलिटिक्स उन्हें सूट करती है। राधिका, जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आ रहे हैं वो हमारे देश के नहीं है, उनके फेक आईडी कार्ड बन रहे हैं, ये सब जान रहा है। एकदम से ओवरनाइट तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये भी तो बड़ा सवाल है राधिका यहाँ पर। देखिए प्रधानमंत्री जी की परिषद की रिपोर्ट में भी मुसलमानों की बढ़ने की आबादी की बात है। इसमें कहा गया था कि भारत में 1950 से लेके 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी सिर्फ 7.82% ठीक है, ये आप जानती है, और इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। और ये चीज एकदम से कैसे हो गई? ये बायोलॉजिकली तो इतनी स्पीड से हुआ नहीं होगा। ये ऑब्वियस है कि जिस तरीके से
बाहर से लोग आ रहे हैं और घुसपैठ आ रहे हैं और हमारी सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन ठीक है, मतलब रोहिंग्या मुसलमानों का जो मुद्दा उठाया गया है वो किसी डिवीजन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं आप उसे मान रही हैं, और ऐसा बंगाल में हो रहा है, इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये फेलियर हर लेवल पर है, ये फेलियर स्टेट लेवल पर है, तो ये फेलियर सेंट्रल लेवल पर भी है। मैं जवाब लेना चाहूंगी, टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, आप ही से यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है ये कहते हुए, क्योंकि ये आपको पॉलिटिकली सूट करता है इसलिए आप देश में घुसपैठ होने दे रहे हैं, और जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आ रहे हैं उनके वोट आपको चाहिए इसलिए उनके फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप ममता बनर्जी। एकदम झूठ और सरासर झूठ बात बोल रहे हैं सौमित्र खान जी, एक माननीय सांसद होते हुए। आप कैसे रोहिंग्या कौन है रोहिंग्या कौन नहीं है ये शक्ल देख के पहचान लेते हैं आप लोग क्या? आप लोग किसी को मुसलमान को देख के अगर कह देंगे कि रोहिंग्या है, कहां से मालूम पड़ा? और सौमित्र खान जी को कोई कुछ भी मालूम नहीं है। उस जिस इलाका का नाम बोले ना, घुनी बोल के, वो नॉर्थ 24 परगना में है, और उन्होंने एक अजीब सा बात बोले कि वीसा बना के बांग्लादेश से यहां पर आ रहे हैं। तो रोहिंग्या लोग वीसा बना के इंडिया में आ रहा है, वीसा कौन दे रहा है? और वो रोहिंग्या है ये कैसे मालूम पड़ रहा है? शक्ल देख के उनको पहचानने का आदत है क्या? देखिए, ये हिंदू मुसलमान का अलग अलग करके इन लोगों को जो राजनीति किया है, बंगाल का जनगण, बंगाल की जनता इनको इस बार तो हरा दिया। सबको 29 सीट मिले हैं तृणमूल कांग्रेस को। ये जो हिंदू मुसलमान करके उनको फायदा कुछ नहीं हुआ। और रोहिंग्या जिसको बोल रहे हैं, कौन है रोहिंग्या कहां से आया है? रोहिंग्या रिफ्यूजी है म्यांमार के। वो बांग्लादेश से यहां पर कैसे घुसे, कहां से घुसे, क्यों घुसे, क्या हुआ नहीं हुआ, ये कोई जानकारी माननीय संसद की नहीं है। और कोई बोल रहे थे बीजेपी की तरफ से उनको कुछ मालूम नहीं है। इंडिया में 19% मुसलमान हैं, और ये हमारा बात नहीं है। स्मृति ईरानी जी पिछले साल संसद में ये पेश किया है। कोई अंदाजा नहीं है कितने % मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान बढ़ने से उनका प्रॉब्लम है या पॉपुलेशन बढ़ने से प्रॉब्लम है? ये एकदम किसी धर्म को लेके इतना गाली देना, इतना अनाप शनाप बात करना, ये भयंकर ये इंटेंशन है। मतलब आपको लगता है यहाँ पर डिवीजन लड़ाई करवाना चाहते हैं इन लोग? फोरफ्रंट पर आपको यहाँ पर डिवीजन पॉलिटिक्स लग रही है, हिंदू मुसलमान की बात लग रही है, मुद्दा रोहिंग्या का नहीं है ये आप कह रहे हैं। लेकिन दानिश कुरैशी जी, तो आपका मैं रुक करना चाहूंगी। ये बात समय समय पर गृह मंत्री अमित शाह भी कहते रहे हैं, ये पिछले साल का ही वक्तव्य है उनका, जहां पर उन्होंने इस बात को लेकर श्रेय दिया था प्रधानमंत्री मोदी को कि देश को सिक्योर किया उन्होंने, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगी है। रोहिंग्या जो मुसलमान है, जो घुसपैठी है, वो हमारे देश में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब सौमित्र खान का जो ये बयान आया, इसको लेकर फिर से उबाल मच रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं पहले रुक गया था, एक बार फिर से शुरू हो गया। एक मिनट, मैं जवाब ले रही हूँ। दानिश कुरैशी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल दिक्कत क्या है कि हमारे देश में चीन जब घुस आता है तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कोई नहीं आया, फिर बाद में कहते हैं कि आए थे फिर चले गए। मुझे लगता है कि देश के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा का मामला ये होना चाहिए, उसके बजाय राजनीति हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसा कि आप सौमित्र जी की बात कह रही थी, उनके मुताबिक रोज अनकरीब 10,000 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले एक साल के अंदर में 36 लाख, और अगर ममता बनर्जी का पूरा टेन्योर आप गिनेंगी तो अनकरीब 1.5-2 करोड़ लोग जो हैं वहां से माइग्रेट करके आए हैं, और ये आंकड़ा निकल के आता है उनके मुताबिक। दिक्कत ये है कि होना ये चाहिए कि आपको 2021-22 के बाद सेंसस की तैयारी करनी चाहिए थी, आपको वो नहीं करनी। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमान बढ़ गया है, मतलब ये स्टेटमेंट है उनका कि ये मेरी जान के ऊपर खतरा है। मतलब क्या शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अगर वहां पॉपुलेशन की बात है तो आपकी अगर सत्ता अगर बदल जाती है या और कुछ होता है तो आप ये लाके खड़ा कर देंगे कि भाई ये हमारी जान को खतरा है, हम नहीं होने दूंगा। मतलब ये ने देश को विभाजन का डालने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि देश की जो बाउंड्रीज हैं उनको सिक्योर करने के बजाय इस प्रकार का ये स्टेटमेंट, हालांकि जो बात आपने कही है दानिश साहब, उस पर भी मैं आऊंगी और जवाब टीएमसी से जरूर चाहूंगी। लेकिन भास्कर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। साफ तौर पर यहाँ पर मेरे को ये समझना है
कि राज्य सरकार पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं, बहुत जरूरी होता है कि राज्य सरकार इसमें आगे बढ़कर कहे कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए और जितना जरूरी है हम आगे बढ़कर इस पर सहयोग करेंगे केंद्र सरकार का, ताकि हमारे बॉर्डर सुरक्षित हो, किसी भी तरीके की घुसपैठ ना हो, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला। ये आरोप कौन लगा रहा है? बंगाल का जो बॉर्डर है, कभी गए, कभी देखे, कभी वहां पर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर इतना मतलब घिनौना बात कहे एक संप्रदाय के ऊपर। चलिए तो मैं अपना सवाल फिर पूरा कर देती हूँ, एक आंकड़ा आपको बताती हूँ, उसके बाद आप इसका जवाब बोलने दीजिए। आपने कहा ये किसने पूछा है? बोला है मुसलमान लोग, आपने कहा ये किसने पूछा, मैं आपको बता देती हूँ। 2023 की बात है, रुकिए सर प्लीज मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, फिर आपको मैं पूरा मौका दूं। 2023 की बात है, पूरी बात इसको समझिए। भारत बांग्लादेश की जो कुल सीमा है उसमें जो पश्चिम बंगाल से सटती हुई सीमा है वो 2216 किलोमीटर है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा गया है कि 81.5% पर फेंसिंग का काम पूरा किया जा चुका है। 18.5% में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। जमीन अधिग्रहण और तमाम ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें राज्य सरकार का कोई भी सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। तो इसी इलाके को लेकर भी आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो इसी पर्टिकुलर एरिया से हो रहा है, जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। नहीं, ये बात तो एकदम झूठ है कि पहला बात ये कि फेंसिंग के अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है क्या? पूरा मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आजकल का आधुनिक यंत्र है, उसमें आधुनिक यंत्र से पूरा घेर लिया जाता है और उसमें सुरक्षा दिया जाता है। फेंसिंग पूरा देश में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। पूरा फेंसिंग देना भी मुश्किल है और पूरा फेंसिंग देने का बाद भी घुसपैठी होता है। ये मान लीजिए कि बीएसएफ नाकामयाब रहे। पश्चिम बंगाल में जहां जहां पर ऐसा भी जगह है जहां पानी है, तालाब है, सब कुछ है, बॉर्डर में तालाब है, पानी है, और वहां पर बॉर्डर को ठीक जैसे मतलब डिमार्केट करना भी मुश्किल काम है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि बंगाल के सरकार ये इसको नहीं चाहिए कि फेंसिंग देने के लिए इनकार कर दें। बात यह है कि बीएसएफ पैसा लेता है, बीएसएफ आर करप्ट, एंड इन लोगों का तो सीमा बढ़ा दिया गया, 30 किलोमीटर तक इन लोगों का राज चलता है। बीएसएफ दिन में रात में सारा दिन इन लोग तो स्मगलिंग का सामान सब कुछ करता है। और गृह मंत्री क्या कहते हैं? आप लोग करते हैं, मतलब अरेस्ट करते जो हैं हमारी क्या? सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, राज्य सरकार क्या पॉलिटिक्स में घेरने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मतलब वहां पर रहकर अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहे हैं और आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं। मेरा सवाल सीधा सा आपसे इतना था कि राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए केंद्र सरकार का या नहीं? राज्य सरकार को सहयोग कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार के पुलिस वहां पर नहीं है। बॉर्डर में राज्य सरकार के पुलिस नहीं है, वहां पर बीएसएफ है। बीएसएफ क्या कर रहा है? बीएसएफ उसका जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है। और मैं बोल रहा हूं, ये सब करके हिंदू मुसलमान करके घिनौना बात करके मुसलमान समुदाय के ऊपर ये सब बात जो किया गया, अभी हमको सुनने में बहुत कष्ट लगा कि हर मुसलमान लोगों को उन्होंने आतंकवादी बना दिया। राधिका, यहाँ पर आपने सुना भास्कर क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा राज्य सरकार का पूरा सहयोग है। तो फिर सवाल ये है कि ये इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही है कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है? बचा कुचा जो एरिया जहां फेंसिंग होनी है वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि राज्य सरकार अड़ंगा लगा रही है। मतलब इसका सोल्यूशन क्या है राधिका? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। बंगाल में 8 जिले हैं, वहां पे आबादी मुसलमानों की जिस तरीके से बढ़ी है वो 90 के दशक में कश्मीर की हालत याद दिलाती है। हिंदू समाज पर जो खतरा बढ़ रहा है उसकी चिंता ममता बनर्जी को नहीं है, क्योंकि वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए इन बांग्लादेश शरणार्थियों का स्वागत करती हैं और नारे देके स्वागत करती है और घोषणा करके कर रही हैं। वो कुछ भी नहीं चाहती, वो इन लोगों को ये तक नहीं मानते कि वो घुसपैठियां हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे देश के ही हैं। अब इतना वोटों का लालच हो चुका है क्योंकि और कोई उनको वोट देना नहीं चाह रहा। बाकी वोट बढ़ जाता है, एक वोट उनको कंसोलिडेट मिला है और वो हम जान रहे हैं, देखने को मिला है, वो सिर्फ उसी के लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वरना आप बताइए इतना अंधा क्यों बन जाएगी वो? और मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, अंदाजा नहीं है क्या? सिर्फ मुसलमान एक एक करके भास्कर जी, एक एक करके मालूम एक एक करके भास्कर जी, मैं ना अपनी बारी का इंतजार कीजिए, ना मैं इस तरह की बदतमीजी करती हूं, ना मैं अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। इनका फेडर डाउन कर दीजिए, ठीक है प्लीज। अपनी बारी में बोलिएगा। जब आप विष उगल रहे थे और राधिका प्लीज कंटिन्यू, बीच में नहीं बोली थी, ठीक है? देखिए भास्कर जी आपकी बारी पर। हिंदू लोग देखिए, ये सब जानते हैं कि जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध एंट्री हो रही है, जिस तरीके से संख्या तेजी से
पड़ रही है और ममता बनर्जी जी बार बार इस पे चुप्पी साधी ने कहा है। आज उनकी साथी कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रही इस डिबेट को, क्यों कांग्रेस भागती फिर रही है? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो कांग्रेस आके चिल्ला चिल्ला के कहती हम देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहती कि हम मुसलमान विरोधी है, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं उनकी नबज पकड़ ली गई है, उनकी सच्चाई सामने आ गई है, इसलिए वो भागते फिर रहे हैं। अगर वो बोल देंगे कि हाँ ये घुसपैठिया है तो वोट जाएगी, और वो बोल नहीं सकते कि हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सब कुछ सबके सामने है। तो यही एक पहला प्रमाण है कि ममता बनर्जी के साथी कांग्रेस और अन्य दल गायब है, कोई ऑफिशियली डिबेट पे नहीं आना चाहता और भागते फिर रहे और कन्नी काट रहे हैं। तो सीधा खतरा जो हिंदू समाज पर आज है उसको क्यों ममता बनर्जी नजरअंदाज कर रही है, क्यों राज्य सरकार का साथ? राधिका, आप ही की बातों पर सवाल उठता है ना, जब आप केवल हिंदू आबादी की ही बात करती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे का फिर क्या होता है जब आप केवल एक ही आबादी की बात करती हैं? आप क्या सभी मुसलमानों को उसी कैटेगरी में मान रही है पश्चिम बंगाल के? ना, देखिए हम सभी को उस कैटेगरी में नहीं मान रहे, हम सबका साथ और सबका विकास की ही बात करते हैं। इसलिए पीएम केयर फंड से लेकर जो पीएम आवास योजना है उन लोगों को भी मिली जो हमें वोट नहीं देते। जहां जहां पीएम आवास योजना के शुभेंदु अधिकारी क्यों कहते हैं कि इस नारे की अब जरूरत नहीं? हम नहीं देते क्यों, हमें वोट नहीं मिलना है। नहीं, फिर शुभेंदु अधिकारी क्यों कहते हैं राधिका, शुभेंदु अधिकारी क्यों कहते हैं कि इस नारे की अब जरूरत नहीं? नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास, शुभेंदु अधिकारी सबका विश्वास है कि हम मुसलमान के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब ये है बीच में मत कर चलाइए। एक मिनट भास्कर जी, प्लीज ऐसे मत कीजिए एक एक करके। राधिका के पास मैं आपके पास आती हूँ प्लीज। सबका साथ सबका विकास का ये अर्थ होता है कि हमारा साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का साथ सब के साथ है और सबके विकास के लिए है। हम ना किसी जाति, धर्म, रंग या किसी हिंदू मुस्लिम जाट हो या गुर्जर हो या वो महिला पुरुष हो, हम किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते। हमारी जितनी नीति और नियत है वो सबके लिए एक समान है। ठीक है, फिर रिपीट करूंगी, इसीलिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर थे उससे मुसलमान वंचित नहीं रहे, वो हमें वोट नहीं देते ना देंगे, और हम ये जानते हुए भी ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनको हर स्कीम का बेनिफिट मिले। अगर हमारे लिए सबका साथ सबका विकास मायने नहीं रखता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है कुरैशी साहब, ना डिवीजन की पॉलिटिक्स होनी चाहिए और ना ही देश में घुसपैठ होनी चाहिए, तो इस पर पार्टीज को फर्म स्टैंड लेने की जरूरत है। आपको लगता है कि इट्स द राइट टाइम ले लेना चाहिए फर्म स्टैंड की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए देश में? देखिए, देश की सुरक्षा के साथ तो कोई भी खिलवाड़ करता हो, कोई भी खिलवाड़ करता है, इसकी हम पूरी तौर मुखालिफत करेंगे, इसमें कोई दो राय है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है कि उन तथ्यों को भी संसद में रखने की जरूरत है, इन पर सवाल होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 5 से 10,000, मतलब उनके पास तो मुझे लग रहा है कि प्रॉपर आंकड़ा तक नहीं है। प्रतिमा जी, आप सोचिए, अब एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद आप ये कहते हैं कि 5 से 10,000 लोग आ रहे हैं, मतलब उनके पास खुद अपनी बात तक आप देखेंगी तो उनके अल्फाजों से आपको खुद समझ में आएगा। दूसरे नंबर की बात कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो बैठी हैं वो कह रही हैं कि हमने मुसलमानों को ये दिया, हमने मुसलमानों को वो दिया। देखिए, मुझे लगता है कि उन लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि जब सरकार बन जाती है तो सरकार की अपनी एक पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंडेड है, ठीक है। उसमें अगर आप पॉलिसी में जो भी आता है, मतलब जो उसके पैरामीटर में आता है, जिसके पास अगर अपना मकान नहीं है तो वो मुसलमान है तो भी वो पॉलिसी में आएगा, अगर हिंदू है तो भी आएगा, सिख है तो भी आएगा, पारसी है तो भी आएगा। हाँ, आप अगर चाहें अपवाद रूप हिस्से में कि जबरन संविधान का हनन करके मुसलमानों को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो ये आपकी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन देश की सरकार की जिम्मेदारी पर आपकी पार्टी के मुखिया को ये कह के घेर चुके हैं कि संसद में जब भी रोहिंग्याओं का मुद्दा उठता है तो उनके समर्थन में कौन खड़ा होता है ये जनता देख रही है, और इशारा उनका ओवैसी की तरफ था। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी के मुखिया को भी तो स्टैंड लेने की जरूरत है, कथनी और करनी में अंतर जो है वो साफ नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट में कई बार बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूछा कि भाई आप सिर्फ रोहिंग्या की बात नहीं है, बाहर से आने वाले तमाम प्रकार के घुसपैठिए हैं, उनका डेटा लाइए, चलिए पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, क्या उनके पास डेटा है? कोई डेटा नहीं है, सिर्फ हवाबाजी 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 और हवाबाजी, और हवाबाजी कब तक चलती रहेगी? ये अपनी राजनीति के लिए बाहर के लोगों को लाकर देश में बसाने की बात करेंगे कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और वहां से आए वो उनकी बात करेंगे। ममता अपनी बात करने के आरोप लगाती रहेंगी कि बीएसएफ के पास 30 किलोमीटर तक की सत्ता है तो फिर ये अंदर कैसे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आरोप लगाती रहेंगी कि भाई हमें कुछ परसेंट
तक जो है वहां पर इन्होंने बैरिकेड बनाने के लिए जगह एलोकेट नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है और इस प्रकार की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलने की जरूरत है। प्रदेश की वो मुखिया है और अगर कहीं कुछ हो रहा है तो सर्वसत्ता केंद्र तो आपके पास है ही, क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रही? ठीक है राधिका, आप जवाब दीजिए। कुल मिलाकर जिस तरीके के आंकड़े सौमित्र खान ने पेश किए हैं और दावा बहुत बड़ा है उनका, 5 से 10 हजार रोहिंग्याओं की एंट्री की बात वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं उनके पास सबूत भी है। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो ये फेलियर आपके स्तर पर भी है, केंद्र सरकार के स्तर पर भी है। देखिए, केंद्र सरकार के स्तर पर हर चीज आप केंद्र सरकार पे डाल देंगे क्योंकि आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागे। वही ममता बनर्जी जी है ना जिन्होंने पहले आज ड्रामा किया कि मैं तो जाऊंगी नीति आयोग की मीटिंग में और फिर वहां पे जाके फिर ये बीच बीच में चिल्लाएंगे। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। 1 मिनट प्लीज, इनको पानी पिलाइए या इनका फेडर डाउन करिए। ठीक है, एक एक करके आती है बात। सवाल का जवाब दे दीजिए। और रोहिंग्या जिस तरीके से आज आप जो चाहते हैं मैं वो नहीं बोलूंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कांग्रेस की शासन नहीं है जहां पे इमरजेंसी लगी हुई है और आप तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलेंगे। आप अपने काम से काम रखिए और देश को बांटना बंद करिए, वो सबसे पहला मुद्दा है। अब आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। आज हमने देखा किस तरीके से राजनीति ममता बनर्जी जी ने करी, जो पहले कहा मैं नीति आयोग की मीटिंग में जाऊंगी, फिर वहां जाके रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जल्दी जाना है, इसीलिए उनका जो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लंच के बाद आना था जल्दी बोलने को मिला। फिर आके कहती है जब उनका टाइम कंप्लीट हो गया कि मुझे बोलने नहीं दिया। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो महिला इस तरह की नाटक नौटंकी करती है वो अपने प्रदेश में भी क्या करती होंगी। और वही हमने अभी भी देखने को मिला, जो लगातार अपने प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाते हैं, जो लगातार लोगों को मारते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को मारते हैं, आम जनता को पीटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो चाहेंगे ही कि रोहिंग्या लोग आए क्योंकि अपने वेस्ट बंगाल के लोगों पे तो उनको भरोसा है नहीं कि वो उनको चुनेंगे या नहीं, इसलिए उनको बांग्लादेशी घुसपैठी चाहिए ताकि उनको वोट मिल सके और वो चुनाव जीत सके। क्यों नहीं आगे वो इसके ऊपर चर्चा करती है? और अगर हम गलत कह रहे हैं तो सबूत दिखाइए कि उनका हाथ नहीं है और हम लोग इसमें नाकाम रहे हैं। हम तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं और हमारे सांसद अगर ये बात बोल रहे थे कि हमारे लिए संसद एक मंदिर है और हमारे जो सांसद हैं वो संसद में खड़े होकर झूठ नहीं बोलते। हम राहुल गांधी नहीं है जो लगातार झूठ बोलेंगे देश को एमएसपी नहीं मिल रहा और अलग अलग चीजें बोलेंगे और फिर जैसे ही उनको टोका जाता है तो वो माफी मांग के अपने वर्ड्स को रिट्रैक्ट कर लेंगे। हम जो भी कहते हैं बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं और हमारा हर सांसद बहुत जिम्मेदारी से बात करता है। मैं फिर कहूंगी कि ममता बनर्जी को अपनी वोट बैंक की राजनीति बंद करनी होगी, उनको सबको साथ लेकर चलना होगा। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो बाहर से घुसपैठी लेकर आएंगी और उनके वोटर कार्ड बनाएंगी, उनके आधार कार्ड बनाएंगी। क्या उनको वेस्ट बंगाल की जनता पर भरोसा नहीं है? क्या उनको अपने काम के ऊपर भरोसा नहीं है जो उनको बांग्लादेशियों के साथ की जरूरत पड़ रही है? ठीक है, सौमित्र खान की बात माने प्रोफेसर संगीत रागी तो 10 साल में कश्मीर जैसी स्थिति हमें यहाँ पर नजर आने वाली है पश्चिम बंगाल में। तो फिर सोल्यूशन क्या है? जिस एनआरसी को लेकर इतना शोर मचाया गया उसे लागू करने में दिक्कत क्या है? देखिए, जब मैं बात करता हूँ तथ्यों के बारे में बात करता हूँ तो बड़ा इसको आसानी से झाड़ दिया जाता है। हिंदू मुसलमान कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी बातें की थी। क्या मुसलमानों ने वोट जिहाद नहीं किया इस चुनाव में? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मस्जिदों से, मदरसों से आवाज़ नहीं उठाई गई? क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमानों के मौलानाओं ने आवाज़ नहीं लगाई? वो दीन के नाम पर वोट करते हैं, इस्लाम के नाम पर वोट करते हैं। और ये खुली आवाज़ दी गई थी कि जो दिल्ली की सत्ता है, ये मत देखो कि मुसलमान जीत रहा है या हिंदू जीत रहा है, ये हिंदूवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जिसने अयोध्या में मंदिर खड़ा किया है। उस पार्टी को हराओ। ये मानसिकता किसकी है? ये मुस्लिम मानसिकता किसने बीज बोया है? क्या ये मानसिकता 1947 से पहले के मुसलमानों की मानसिकता से अलग है? क्या वंदे मातरम पर मुसलमानों की आवश्यकता है? क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है और न देगा भी। भारतीय, एक मिनट, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। और दूसरी बात, जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है और जो हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है, वो अपने दिल की बात कहा है और करोड़ों हिंदुओं की बातों का उन्होंने बोला है। ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हो गया क्या ये जो 8% वोट मिला है मुसलमानों का? ये बाहियात है,
ये भारतीय जनता पार्टी को 1% भी वोट नहीं मुसलमानों का मिला है, इक्के दुक्के कहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी यदि गलतफहमी में जीना चाहती है तो वो जी ले, बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम नहीं है कि वो जीना चाहती है। ठीक भाई, मैं आपकी डेटा को पूरे सिरे से नकार रहा हूं। ठीक है, ये सारा कॉन्कोक्टेड डेटा है। आपके पास कहां से आ गया कि मुसलमानों ने इतना % वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के? तो कोई होता है ऐसा स्टैटिस्टिक्स? का आधार क्यों नहीं बताया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? हो रही है 5 से 10,000 का ये जो बड़ा आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि हर रोज ऑपरेशन हो रहा है, उसका कहां है डेटा? क्या वो औपचारिक ऑफिशियल डेटा है? आपको मैं बता दूं कि आपको रिपोर्ट पर नहीं, बिल्कुल नहीं है डेटा। उन्होंने एक अंदाजा लगाया है और अंदाजे के आधार पर कहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी कहा था और बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीपीएम ने स्नब किया था। हितेश्वर साइकिया ने असम में कहा था, मुसलमानों ने सड़क पर आकर के धमकी दे दी थी। इंद्रजीत गुप्त जो है वो सीपीआई के होम मिनिस्टर थे, संसद में बोला था कि असम जो है मुस्लिम राज्य बनने वाला है। उसी तरीके के बयान यहाँ पर सौमित्र खान दे रहे हैं। आपको पता है इसका सोसाइटी में किस तरीके का असर होगा? दानिश कुरैशी साहब, देखिए, क्या आप चाहते हैं सच्चाई नहीं बोली जाए? अरे दानिश, सच्चाई नहीं बोली जाए। ये सेकुलरिज्म का जो ढोंग और नौटंकी है इस देश में, ढोंग मानना वो ही सिर्फ सबसे हिंदुओं बड़ी के लिए प्रॉब्लम है है ना। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते आप सेकुलरिज्म को? क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा ढोंग सेकुलरिज्म है इस देश का। सेकुलरिज्म सबसे बड़ा ढोंग है। मुसलमान सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करता है। मुसलमान सिर्फ इस्लाम और दीन के लिए काम करता है, सेकुलरिज्म उसके लिए कुछ भी नहीं है। सेकुलरिज्म ढोंग है, मतलब संविधान में लिखा गया सेकुलरिज्म ढोंग है, ये भी आप कह रहे हैं यहीं पर? मैं कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म ढोंग है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में सेकुलरिज्म शब्द नहीं जोड़ा गया था। 3 बार उस पर डिबेट हुआ था और संविधान निर्माताओं ने इसको किनारे कर दिया था। अरे सेकुलरिज्म किसके बारे में? जो सेकुलरिज्म में दुनिया में विश्वास नहीं करता है, जो दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, जो दुनिया में किसी भी दूसरे धर्म को साथ नहीं रहने देता है, उसके बारे में आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। वो सेकुलर है? वो समाज सेकुलर है क्या? किस तरीके का थॉट प्रोसेस आप ये सच्चाई बहुत कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। कुरैशी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि अब इनसे क्या बात की जाएगी, बताइए क्या बताइए। देखिए, दूसरे नंबर खास मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने एक बात कही कि मुसलमान समाज जो है वोट जिहाद करता है। अब उनको यही नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन भी वही कहता है कि भाई 100% आप वोट करिए, किसको वोट करना है ये आप तय करेंगे। कौन किस तरह से किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को किस तरह से रुझाता है, उसका सहयोग करता है, किसका विरोध करता है, ये भी उनके पास अपना अधिकार है, तमाम लोगों के पास है। लेकिन क्या कह रहे हैं वो? ये जिहाद, वो जिहाद। ये जिस तरह की समाज में पेनिट्रेशन कर रहे हैं, हमने नहीं कहा है, समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था। देखिए, इंटरप्ट मत करिए। देखिए प्रतिमा जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। रागी जी, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके आप अपनी बात कह रहे थे तो किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, तो प्लीज सुनिए। हाँ, दानिश कुरैशी। तो देखिए, सवाल ये है कि अगर बिल्कुल सादी भाषा में की जाए तो वो तो इलेक्शन कमीशन भी कहता है, क्या कहता है हर बार चुनाव प्रचार के लिए कि भाई 100% आप वोट करिए, कोशिश करिए 100% हम वोट के लिए जाएं। तो बात यही है। अब रह गई बात कि कौन किसको वोट देगा, वो भी आप तय करें कि आप इसी पार्टी को वोट दीजिए और इसको वोट नहीं देंगे। इसलिए तो देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिसने एक धार्मिक स्थान को निशाना बनाया, उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसको ढा दिया और उसकी वजह से 2000 लोग मारे गए थे 1992 में। अब आप बताइए, उसके बाद अगर मेरे जानने वाला या मेरे कोई पहचानने वाला की हत्या के अंदर में इस तरह के लोग लिप्त पाए जाएंगे, उसके बावजूद भी आप ये कहेंगे कि नहीं आप वोट नहीं करेंगे तो ये वोट जिहाद कहलाएगा। ये क्या मानसिकता है प्रतिमा जी? ठीक है, भास्कर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप बहुत देर से कुछ कहना मैं तो मानता हूं कि हमारे काशी और मथुरा भी मुक्त होने चाहिए। कुछ भी नहीं हो सकता। काशी और मथुरा टॉपिक पे रहिए जरा, आप टॉपिक पे रहिए। काशी मथुरा की बात अभी नहीं हो रही है। रागी जी, टॉपिक पर रहिए प्लीज। दुष्कर्म है, टॉपिक पर रहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे अपने मेहमान का रुख करना है। भास्कर जी, इसमें क्या कम्युनल, एक सेकेंड, आपका ये चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह अगर मुसलमान लोगों को खिलाफ ऐसे बात अगर कहा जाए तो ये पूरा कम्युनल हार्मोनी के लिए ये खराब
एक संदेश पहुंचाता है लोगों के पास। अब बंगाल में आइए, बंगाल का स्थिति देखिए, पॉलिटिशियंस को, बीजेपी का पॉलिटिशियंस को देख के, उनका बात सुन के आप विश्वास न कीजिएगा। जैसे बोल रहा है कि ममता बनर्जी को जो जीत हुई है उसमें क्या ये मतदान में सिर्फ मुसलमान लोग दिए हैं, हिंदू लोग नहीं दिए हैं? तो ये जो हिंदू मुसलमान करके अलग कैसे करते हैं आप? कैसे करते हैं आप? ऐसे कोई सिस्टम है जिसमें काउंटिंग करके आप बोल सकते हैं कि इतना मुसलमान वोट दिया, इतना हिंदू लोग वोट दिए? ऐसा कोई सिस्टम हमारा देश में नहीं है। एक वोटर को एक वोटर के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन ये मुसलमान लोगों को डरा के धमका के एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाया बीजेपी ने। इसके कारण क्या है? क्या मुसलमान उम्मीदवार नहीं मिला है? और ये जो मुसलमान के खिलाफ जो बोल रहे हैं, ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू लोग सेकुलर हैं, हिंदू लोग जैसे ऐसे मुसलमान के खिलाफ जो बात बीजेपी लोग बोल रहे हैं, और बीजेपी कोई हिंदू लोगों का ठिकादार नहीं है। ये संगीत जी हिंदू लोगों का ठिकादार नहीं है, वो इस हिसाब से बात कर रहे हैं जैसे हिंदू लोगों का ठिकादार है वो लोग। ऐसा नहीं है। ये देश, हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष रहेगा, हिंदू और मुसलमान का हार्मनी से ही रहेगा। लेकिन बीजेपी इस बार, बीजेपी का सरकार नहीं, एनडीए सरकार है, मोदी सरकार हट गया, उसका 240 में अटक गया, और यह हिंदू मुसलमान करके जहां पर मंदिर बनाया इन्होंने, वहां पर हिंदू लोग इसको हरा दिया, क्योंकि चाहते नहीं है इन लोग मुसलमान के खिलाफ जो बात, वो बात एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसीलिए बीजेपी। राधिका, अभी यहाँ तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना, और जिस तरीके की बातें प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे थे, क्या उनसे आप इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि इन्हीं चुनाव में हमने जोर शोर से इन नारों की गूंज सुनी थी, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्या आप भी इन बातों में मानती हैं कि मुसलमानों ने बिल्कुल भी फेवर नहीं किया इस चुनाव में, बिल्कुल भी वोट नहीं दिया, और जो तमाम डेटा हम दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, उन्हें भी आप खारिज करेंगी? सबसे पहले तो यहाँ पे भास्कर सिन्हा जी जो कह रहे हैं कि हम हर जगह हार गए, तो मैं इनको बता दूं, अयोध्या का जो ये लोग एक झूठा नैरेटिव बना रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार गई, तो आपको अपने आंकड़े दुरुस्त करके आने चाहिए। अयोध्या विधानसभा जो है, जहाँ पे मंदिर है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा में जीती, हम फिरोजाबाद में हारे, ये भी सच्चाई है। तो ये जो सांसद ही हार गए उसका जिक्र ये लोग बार बार करते हैं, क्योंकि लोकसभा का ही चुनाव था, सांसद ही आप लोग हार गए। लेकिन ये बोलना कि हम राम मंदिर पे हार गए, हम राम मंदिर के बाहर नहीं हारे हैं। और मैं इनको ये बता दूं कि ये लोग, ये इंडी गठबंधन पार्टी, ममता बनर्जी, दवाई लिया करो गुस्सा कंट्रोल करने की, आराम से, डोंट गेट मत करो जब कोई ठीक है, एक एक करके करने दीजिए मुझे। लेकिन मैं इनको बता दूं, ये लोग उसी दिन हार गए थे। अयोध्या रीजन की 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी हार गई राधिका, और ये रावण हारे, तो उसका जिक्र ना किया जाए, उसका जिक्र ना किया जाए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और रही बात, ये बार बार जो बोलते हैं कि हम हार गए, ये राजनीति है, ये नहीं है, इंडिया अलायंस के गठबंधन की सरकार है। इंडिया अलायंस पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। आप लोग पहले अपना घर संभालिए। एक जना लेफ्ट जा रहा है, एक जना राइट जा रहा है। मेरे सवाल का जवाब राधिका अगर आप दे दें तो मैं बाकी पैनलिस्ट का भी रुक करूं। मैं सब चीज पर आऊंगी, लेकिन जो ये झूठ बोला जा रहा है उसको भी क्लियर करना नैरेटिव को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग हर जगह जाके ये बोलते हैं कि हमारी सीटें नहीं आई, हमारी सरकार नहीं है। ये पूरा इंडी गठबंधन जो ठग बंधन है, वो मिलके भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं ला पाए, और ये सच्चाई है। और ये झूठा नैरेटिव जो चला रहे हैं। राधिका प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी, वक्त की कमी है, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। और फिर मैं एक और बात बता दूं, ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी जी अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीति के लिए वहां पर लगातार, मैं फिर दोहरा रही हूं, मुस्लिम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर आ रही हैं और उनके फेक आईडी कार्ड बन रहे हैं। जो लोग वहां पे कभी पैदा नहीं हुए, जो रहे नहीं, उनके आईडी बन रहे हैं। क्यों बीच में चिल्लाते हो? कोई बीमारी है क्या आपको? सुनने की आदत नहीं है क्या? ये ममता बनर्जी का बंगाल नहीं है, यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जोर से क्योंकि तुम्हारी आवाज कैसे पहचानते हैं ये बताइए, ना मेरे बीच में बोलो। देखिए इस तरीके की आप रोहिंग्या कैसे पहचानते हैं ये बताइए। प्लीज उन्हें बात पूरी करने दीजिए। इनके बीच में एक शब्द नहीं बोली थी। आपको म्यूट करना चाहिए ऐसा अराजक। राधिका आपने अपना कीमती वक्त गंवा रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। फिर मैं वापस आ रही हूँ इस बात पर कि ममता बनर्जी एक पूरी साजिश के तहत, चाहे उत्तरी दिनाजपुर हो, दक्षिण दिनाजपुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, नदिया हो, उत्तर 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो, हावड़ा हो, वहां पे जिस तरीके से 35 से 40% मुसलमान की आबादी बढ़ी है एकदम से,
वो बिल्कुल क्लियर है कि घुसपैठियों की वजह से आबादी बढ़ी है, वो रातों रात आबादी बढ़ी गई है। और जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को, अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाया जा रहा है, ये इस देश के लिए और इस देश के आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। कश्मीर में जो हुआ 90s में वो हम सब ने देखा, और उसी नैरेटिव पे ममता बनर्जी जा रही हैं। कश्मीर वो में देश चुनाव की कब प्रगति होने के वाला लिए है? बहुत डेंजरस है, और उनको अगर वो विफल है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। है। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कश्मीर में अब चुनाव सरकार को करवाने के कड़े लिए कदम डरते इनके क्यों खिलाफ हैं? लेने की बहुत सख्त ठीक है, जरूरत बहुत बहुत और हम शुक्रिया